आर्यन का पेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रात 8 बजे। शहर पर चांदनी ऐसे बिखरी थी जैसे पिघली हुई चांदी बह रही हो। आर्यन खन्ना के पेंट हाउस की छत पर बना इन्फिनिटी पूल उस चांदनी में रहस्यमयी सा चमक रहा था। कांच की दीवारों वाला ये पेंट हाउस किसी नाजुक सौंदर्य का नहीं, बल्कि एक खतरनाक परफेक्शन का एहसास दे रहा था। आर्यन पूल में इस तरह तैर रहा था जैसे कोई शिकारी हो, शानदार, स्ट्रांग और हर मूवमेंट में कॉन्फिडेंस भरा हुआ। काले स्विम ट्रंक उसकी बॉडी से चिपके थे, हर स्ट्रोक में सटीकता थी। उसके गीले बाल पीछे चिपके हुए थे और उसकी जॉ लाइन से पानी की बूंदें फिसल रही थीं। उसके चौड़े कंधे पानी की लहरों को काटते हुए ऊपर नीचे हो रहे थे। मेहर अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। देखना उसका इरादा नहीं था, सच में नहीं, लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा दे गईं। पतले पर्दों के पीछे से वो नजारा दिख गया। आर्यन पुल से बाहर आ रहा था। उसके शरीर से पानी की धारें बह रही थीं। उसकी एब्स चांदनी में चमक रही थीं और हर कदम के साथ उसका सीना और स्ट्रांग लगता। उसने लाउंजर से अपना रोप उठाया और कमर पर ऐसे बांधा जैसे उसे अच्छे से पता हो कि वो क्या कर रहा है, दुनिया के लिए और उसके लिए। मेहर ने पलटकर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल गले में अटका था। देर हो चुकी थी। उसने देख लिया था। उसकी नजर मेहर से टकराई, शांत, स्थिर, और फिर धीरे से वो मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो चिढ़ा भी रही थी और खींच भी रही थी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। मेहर पलटी, पर कोई फायदा नहीं था। वो अंदर आ चुका था, गीला, चुप और खतरनाक शांत। आर्यन ने दरवाजा बंद किया और उसी से टेक लगाकर खड़ा हो गया, वही जाने पहचाने एक्सप्रेशन के साथ, मिस्ट्री और इरादे से भरा। दृश्य पसंद आया मिसेस खन्ना? उसकी आवाज धीमी पर सीधे दिल को चीरने वाली थी। मेहर की आंखें बड़ी हो गईं। मैंने कुछ नहीं देखा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। ऐसा लगा जैसे तुम छूना चाहती हो। वो थोड़ा पीछे हटी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। नहीं, मैं नहीं। एक और कदम, छू सकती हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और एक ही मूवमेंट में उसने अपने रोप की गांठ ढीली की, बस थोड़ा सा। मेहर की सांस अटक गई, पर वो हिली नहीं। आर्यन ने उसका हाथ थामा, धीरे से, बहुत सोच समझकर, और अपने सीने पर रख दिया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, जैसे आग को छू लिया हो। अब भी लगता है ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। उसकी आवाज जैसे उसकी त्वचा से होकर गुजर गई। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसका दिमाग कुछ और कह रहा था, लेकिन दिल पूरी तरह हार चुका था। आर्यन ने उसका हाथ नीचे सरकाया, सीने से होते हुए एब्स तक, और अपनी आंखें एक पल के लिए भी नहीं हटाई। तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो, मेहर ने खुद से ही डरी हुई आवाज में कहा। वो मुस्कुराया और करीब आया। नहीं जान, तुम गलत समझ रही हो। ये खेल भी मेरा है और खतरा भी मैं ही हूं। और फिर अचानक उसने उसका हाथ छोड़ दिया। वो टेंशन जैसे एकदम से टूट गई हो। आर्यन पीछे हटा, रोप फिर से बांधते हुए, उसी चालाक अंदाज में। गुड नाइट, उसने कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और चला गया, उसे वहीं छोड़कर, कांपती हुई, उलझी हुई, और उन सवालों में उलझी जो वो पूछना ही नहीं चाहती थी। आर्यन का पेंट हाउस, गेस्ट बेडरूम, रात 2 बजे। उस रात मेहर सो नहीं पाई। कमरे में हवा भारी सी लग रही थी, जैसे सर्द धागे उसके गले को जकड़ रहे हों। वो अपने किंग साइज बेड पर लेटी थी, आंखें छत पर टिकाए, पर दिमाग में सिर्फ वही टच घूम रहा था। वो रोप, वो सीना, वो मुस्कान और वो लाइन। इतनी एरोगेंस, इतनी गर्मी,
तुम भी छू सकती हो। उसकी उंगलियां चादर को मरोड़ रही थीं, जैसे वो पल मिटा देना चाहती हो, पर वो एहसास जैसे उसके स्किन पर चिपक गया था, किसी खुशबू की तरह, इंटॉक्सिकेटिंग, डीपली पर्सनल और थोड़ा डरावना। क्या ये सब सिर्फ अट्रैक्शन था? शायद, या उससे ज्यादा। वो नहीं जानती थी, पर एक बात क्लियर थी, आर्यन जानता था कि वो क्या कर रहा है, और यही उसे सबसे ज्यादा डराता था। पेंट हाउस, प्राइवेट स्टडी, रात 2 बजे। आर्यन ने स्कॉच का ग्लास भरा और एम्बर रंग की शराब को घुमाता रहा। उसे इरादा नहीं था कि वो मेहर को उस पल देखेगा, पर जब देखा, वो उसे देख रही थी। मेहर मल्होत्रा, वो क्यूरेटर जिसकी आंखों में आग और आवाज में बर्फ थी। लेकिन उस रात वो उसे एक औरत की नजर से देख रही थी, प्यास से भरी, डरी हुई, जिज्ञासु। आर्यन ने एक ही बार में स्कॉच खत्म किया और उस गर्मी को अपने सीने में उतरने दिया। वो खुद को रोक रही थी, बहुत कोशिश से, पर उस रात उसने खुद को खो दिया था। वो जानता था, और अब वो और चाहता था। खन्ना हेडक्वार्टर, आर्ट एग्जीबिशन, दोपहर 3 बजे। मुंबई की इलीट आर्ट वर्ल्ड एक गैलरी में इकट्ठी थी, हाथों में शैंपेन, चेहरे पर नकली मुस्कान और बातों में पॉलिश। मेहर एक बड़ी सी पेंटिंग के नीचे खड़ी थी, द वेट ऑफ स्टिलनेस। उसकी स्लेट ग्रे साड़ी ने उसे कंट्रोल और एलिगेंस का सिंबल बना दिया था, लेकिन अंदर वो पूरी तरह उलझी हुई थी। और फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम किसी ऐसे राज जैसी लग रही हो जिसे किसी ने पेंट किया पर फ्रेम करना भूल गया। वो पलटी। एड्रियन नरंग, यूके का अरबपति, आर्ट वर्ल्ड का किंग, उसका पुराना दोस्त, सच्चा इंसान इस दिखावे की दुनिया में अब भी उतने ही चापलूस हो, मेहर ने हंसते हुए कहा, और तुम अब भी उतनी ही बेमिसाल, जैसे फ्लोरेंस की शाम। अब तक किसी ने तुम्हें पाया नहीं। आर्यन दूर खड़ा सब देख रहा था, ब्लैक सूट में, एकदम स्टिल, पर उसकी निगाहें सब पढ़ रही थीं। एड्रियन थोड़ा और करीब आया। सुना है तुम अब खन्ना ग्रुप के साथ हो, डील अच्छी होगी, लेकिन बताओ उसमें वैल्यू थी या आदमी? और तभी आर्यन आ गया, चुपचाप, खतरनाक, सटीक। एड्रियन, उसकी आवाज स्मूथ थी, पर उस स्मूथनेस के नीचे एक वल्केनो छिपा था। मुझे लगता है ये इंस्टॉलेशन रिलेवेंस इन डी के कहलाता है। बिल्कुल सही टाइमिंग। एड्रियन थोड़ा हंसा, लेकिन झिझक दिख गई। हमेशा शायराना खन्ना। ओह, मुझे यकीन है तुम बहुत कुछ देख चुके हो, आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसकी निगाहें मेहर पर टिक गईं। संजोग से मेहर, दिल्ली प्रोजेक्ट को फौरन अटेंड करना होगा। 2 दिन में निकलो, लाइट पैकिंग करना। कोई सवाल नहीं पूछा गया और आर्यन चला गया, भीड़ में इस तरह गायब जैसे वो कभी था ही नहीं। अस्त्र प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट काला, खन्ना HQ की छत, रात 8:30। खन्ना HQ की छत उस रात किसी सपनों की दुनिया जैसी लग रही थी। रेशमी रात की चादर तले, चारों ओर चमकते होलोग्राफिक डिस्प्ले, घूमते वेटर्स जो शैंपेन की ट्रे थामे थे, और रौनक से भरी दिल्ली की सबसे बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थीं। आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, हर कोई अस्त्र प्रोजेक्ट की भव्यता से चकित था। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी ओर सबकी निगाहें टिक रही थीं, वो था आर्यन खन्ना। वहीं एक कोने में मेहर खड़ी थी, उसके हाथ में एक क्लिपबोर्ड था और उसकी पन्ना हरी सिल्क गाउन फर्श को छू रही थी। वो बाहर से एकदम शांत और संयमित दिख रही थी, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। तभी माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। तान्या ओबेरॉय अंदर आई,
तान्या शानदार, तेज तर्रार और बगैर किसी शर्म या माफी के महत्वाकांक्षी औरत अस्त्र प्रोजेक्ट की मीडिया हेड थी। हर प्रेस रिलीज, हर हेडलाइन के पीछे उसी का दिमाग था। लेकिन उसका रिश्ता आर्यन से सिर्फ पेशेवर नहीं था, वो उसकी बचपन की दोस्त थी, शायद पहली मोहब्बत भी। वो अब उस नाजुक रेखा पर चल रही थी जहां दोस्ती और अधूरी चाहतें टकरा रही थीं। उसे आर्यन के हर मूड की पहचान थी और आज वो फिर से उसे हासिल करने आई थी। उसने सुनहरी साड़ी पहनी थी, उसकी एड़ियों की आवाज ग्रेनाइट फ्लोर पर किसी विराम चिन्ह जैसी गूंज रही थी। उसने हॉल की तरफ देखा भी नहीं, उसे जरूरत नहीं थी। उसकी नजर सीधी जाकर आर्यन पर टिकी। मेहर ने देखा, चेहरा पहचाना पहचाना लगा और तभी उसके होठों से निकला, अरे ये तो वही औरत है जो एलिसियम में आर्यन से बात कर रही थी। उसकी नजर फिर से आर्यन पर गई, जो कांच की रेलिंग के पास खड़ा था, ऑल ब्लैक सूट में, शहर की रोशनी में नहाया हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह भाव शून्य था जब तक तान्या उसके पास नहीं पहुंची। और तभी वो मुस्कुराया। क्या उसने सच में मुस्कुराया? उसकी उंगलियां क्लिपबोर्ड पर कस गईं। वो मुस्कुराता भी है, बोर्डरूम वाली झूठी मुस्कुराहट नहीं, ये कुछ और था, तरम सच्चा, गहरा, वो जो इंसान को बदल दे। मेरे साथ तो कभी नहीं। आर्यन ने कुछ कहा, तान्या हंसी। उसके हाथ आर्यन की बाह पर फिसले। मेहर ने शब्द तो नहीं सुने, लेकिन उनके बीच की नजदीकी साफ दिख रही थी। मेहर ने मुंह फेर लिया, टैबलेट में शेड्यूल देखने का बहाना किया। पिक्सेल धुंधले थे, सांसें भी। लेकिन जब दोबारा देखा, तान्या का हाथ अब उसके सीने पर था और आर्यन एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मेहर का गला भर आया। हाँ, ऐसी औरतों के लिए ही होती है उसकी मुस्कुराहटें। और तभी जैसे किसी इशारे पर आर्यन की नजर पूरे हॉल में घूमती हुई सीधी मेहर पर आकर ठहर गई। मेहर सन्न रह गई। उसकी आंखों में ना कोई सफाई थी, ना पछतावा। और फिर वो दोबारा मुस्कुराया। इस बार मुस्कुराहट अलग थी, ठंडी, चुभती हुई, जैसे किसी इम्तिहान की तरह। मेहर ने नजरें फेर ली और आर्यन एक बार फिर जीत गया। दिल्ली, मेहर का होटल रूम, वायरल न्यूज अलर्ट। मेहर के होटल टेबल पर रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और जैसे समय थम गया। द मिस्ट्री वुमन इन बिलियनियर एड्रियन नारंग्स लाइफ, हु इज शी? तस्वीरें, वो और एड्रियन एक आर्ट कैफे से बाहर निकलते हुए, हंसते हुए। हेडलाइन चिल्ला रही थी, द लव वुमन ऑफ बिलियनियर टाइकून एड्रियन नारंग। मेहर का सीना कस गया। उसे ये कभी उम्मीद नहीं थी, एड्रियन को भी नहीं। लेकिन अब कोई और जान चुका था और अब उसे समझाना आसान नहीं होने वाला था। अगले दिन घना HQ, आर्यन का प्राइवेट ऑफिस, 11:48 सुबह। दरवाजा जोर से बंद हुआ। यही तुम्हारा डिस्क्रिशन है? आर्यन की आवाज धीमी थी पर खतरनाक। मेहर मुड़ी, हाथ सीने पर क्रॉस किए हुए। तुमने खबर देख ली? हाँ, बिल्कुल देखी। आर्यन ने फोन उठाया। स्क्रीन पर वही हेडलाइन चमक रही थी, द लव वुमन। उसकी आवाज में एक रेशमी नरमी थी, लेकिन अंदर छुपी थी स्टील जैसी तीखापन। क्लेवर ब्रांडिंग। बताओ, क्या ये भी कॉर्वस पिच का हिस्सा था? मेहर ने ठंडी नजरों से उसे देखा। यह एक गलती थी, पापराजी ने हमें पकड़ लिया, बस। आर्यन की हंसी धीमी थी, लेकिन उसमें खतरनाक धार थी। तुमने उसे कॉल किया, मेहर? तुम्हारे चमकदार कॉन्टैक्ट लिस्ट में से एड्रियन नारंग ही याद आया तुम्हें? मेहर ने उसकी आंखों में आंखें डाली। उनमें ठंडी आग जल रही थी। मुझे उसकी एक्सपर्टाइज की जरूरत थी।
कोरवास इंस्टॉलेशन के लिए। और आर्यन, तुम्हें सब कुछ जानने का हक नहीं है। आर्यन पास आया। कमरे की हवा भारी हो गई। नहीं, उसकी आवाज अब खंजर जैसी थी, क्योंकि इस वक्त दुनिया तुम्हें एड्रियन नारंग की नई ट्रॉफी समझ रही है। वो एक पल रुका, फिर जबड़े कसे हुए मुस्कुराया। क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए? वो झुका, उसकी सांस मेहर के गाल को छू गई। बिकॉज फ्रैंकली मेहर, ये पूरी कहानी, ये खतरनाक रोचक है, हर मोड़ देखने लायक। कमरे में एक चुप्पी और गुनगुनाती हुई तीखापन फैल गया। उसी वक्त तान्या अंदर आई। वो रुक गई। कमरे का तनाव जैसे किसी महक की तरह उसकी नसों में उतर गया। मैंने आर्टिकल देखा, तान्या ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें मेहर को पड़ रही थीं। तो तुम हो जो एड्रियन के ख्वाबों में भी हेडलाइन बन गई हो। उसकी मुस्कान धीमी थी, जैसे कोई शिकारी। आर्यन की आवाज कटी हुई थी। तान्या, क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना आता है? तान्या ने भौहें उठाई। मैंने तुम्हें कभी किसी एम्प्लॉई की पर्सनल लाइफ से इतना अफेक्ट होते नहीं देखा, आर्यन। आर्यन ने खुद को संभाला, अपना मास्क वापस पहना। वो सिर्फ एम्प्लॉई नहीं है, उसने जल्दी से कहा। तान्या ने पलकें झपकाईं। ओह, मेहर ने तुरंत बात काटी। मिस्टर आर्यन का मतलब था, मैं कोर लॉन्च टीम का हिस्सा हूं, बस। तान्या ने सिर हिलाया, जैसे मान गई हो, लेकिन उसकी मुस्कान में अब भी संशय था। ऑफ कोर्स। एक लंबा सन्नाटा। मैं बस देखना चाहती थी, तान्या ने आर्यन की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने सालों में कभी इतना इंसानी नहीं देखा। उसने अपनी उंगलियां आर्यन के हाथों पर धीरे से फिराईं, चुपचाप पर जानबूझकर। फिर हल्की मुस्कान के साथ, जब फुर्सत मिले तो जानते हो मैं कहाँ हूं। वो पलटी और चली गई। उसकी हील्स की आवाज अधूरे जुमलों पर विराम लगाती हुई दूर चली गई। उसके जाते ही कमरे में वो सन्नाटा वापस आ गया, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। मेहर ने पलक नहीं झपकाई। उसने आर्यन की तरफ देखा। आवाज में बर्फ और नमक दोनों थे। तो ये था तुम्हारी लव अवेकनिंग का ट्रेलर? वो हल्की सी हंसी, कड़वाहट से भरी। छोड़ो, उसने ठोड़ी उठाई पूरी निडरता के साथ। मिस्टर खन्ना, मैं अब इस कहानी में मोहरा नहीं बनूंगी। आर्यन एक कदम और करीब आया, बहुत करीब। हवा बदल गई थी, भारी और चिपचिपी। नहीं जान, उसने बुदबुदाया, जबड़ा कसते हुए, आंखों में आग की चमक। तुम मोहरा नहीं हो, तुम मेरा बेइंतहा पागलपन हो, जिसे संभालना अब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और फिर वो चला गया। दिन हफ्तों में बदल गए। उस रात के बाद आर्यन ने एक भी शब्द नहीं कहा, न सवाल न शिकायत, बस खामोशी। मेहर और आर्यन अब एक ही छत के नीचे थे, एक ही डाइनिंग टेबल शेयर करते थे, पॉलिश्ड हॉलवेज में टकराते थे। लेकिन बात बस उतनी जितनी भूत भी कर लें, ना सवाल ना जवाब, सिर्फ दूरी। आर्यन ने खुद को काम में डुबो दिया। इन्वेस्टर मीटिंग्स, लेट नाइट कॉल्स, एंडलेस ईमेल्स। वो घर देर से आता, अगर आता। और मेहर हर दिन खुद से कहती, शायद ये ठीक है, शायद यही होना चाहिए। फिर एक सुबह वो लिविंग रूम में आई और रुक गई। कंसोल टेबल पर एक बंद आइवॉरी लिफाफा रखा था। कोई भूमिका नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ एक नाम, मेहर। हस्ताक्षर पहचानना मुश्किल नहीं था, तीखा, सधा हुआ, मर्दाना। उसने खोला, दिल थम गया। मेहर, मैं आज रात फ्लोरिडा के लिए निकल रहा हूं, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। 1 महीना, शायद।
उससे ज्यादा मुझे भरोसा है कि तुम सब संभाल लोगी। ए कोई भाव नहीं, कोई गुड बाय नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, जैसा वो था। लेकिन फिर भी मेहर की उंगलियां उस चिट्ठी को कस कर थामे रहीं। 1 महीना, उसे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जमीन खींच ली हो। उसने खुद को समझाया, ये आजादी है, स्पेस है, यही तो चाहिए था। लेकिन अंदर कुछ मरोड़ खा गया, कुछ भारी, कुछ अकेला। वो बिस्तर पर लेट गई, छत को देखती रही। 3 हफ्ते बीत गए, ना एक कॉल, ना एक मैसेज, ना कोई फॉरवर्डेड ईमेल। आर्यन खाना ने मेहर को पूरी तरह गोस्ट कर दिया था। उसकी गैर मौजूदगी सर्जिकल थी, कोल्ड थी, बेरहम थी। मेहर ने खुद को काम में झोंक दिया, स्लीपलेस प्रेजेंटेशंस, बैक टू बैक मीटिंग्स। लेकिन खामोशी अब भी सबसे तेज थी। तब फ्लोरिडा ने फिर बुलाया। प्रोजेक्ट अस्ट्रा का ग्रैंड लॉन्च, मायामी एक्सपो, उसका अंतरराष्ट्रीय डेब्यू। मेहर को डेलीगेशन के साथ जाना था और वो जानती थी ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। द ग्रैंड ऑर्किड, मायामी, 3:45 PM। मेहर एक्सपो से 1 हफ्ता पहले पहुंची थी। वह स्लेट ग्रे सैटिन ड्रेस में थी। उसकी आंखें तेज थीं, बाल लहराते हुए, शिष्टता और रणनीति का संगम। जब वह बोर्डरूम में अंतिम प्री लॉन्च ब्रीफिंग के लिए कदम रखी तो माहौल बदल गया। वह वहां था, आर्यन, प्रोजेक्टर के पास खड़ा, आस्तीन चढ़ाए, शांत आवाज में कोर टीम को ब्रीफिंग दे रहा था। उनकी नजरें मिली, एक झलक। उसका जबड़ा कस गया, सिर्फ एक पल के लिए। फिर उसने नजरें हटा ली। तुम देर से आई हो, उसने कहा। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। बैठो, हम लगभग खत्म कर रहे हैं। जैसे वह कोई बस दूसरी कंसल्टेंट हो जो एक्सपो के लिए आई हो। पर मेहर ने कुछ और भी देखा। उसके चेहरे पर तनाव, मुश्किल से दिखने वाला। उसकी शांति के नीचे एक परछाई। वह राज उस शाम फूट पड़ा। एक्सपो हॉल, एस्ट्रा लॉन्च स्टेज। लॉन्च सेटअप बहुत शानदार था, जैसे मध्यकालीन वास्तुकला और डिजिटल चमक का बेहतरीन मेल। ठीक बीच में था जूलियन कॉर्वास का फेमस इंटरैक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशन, द फायर व्हील का प्रिंसिपल पोर्ट्रेट। लेकिन वह वहां नहीं था। स्टैंड खाली था। सुरक्षा में हड़कंप मच गया। स्टाफ के बीच फुसफुसाहटें उठीं। सिग्नेचर पीस गायब है। आर्यन की आवाज आई, ठंडी पर सख्त और पक्की। हर शिपमेंट का हिसाब लो। पेरिस में जूलियन के क्यूरेटर को कॉल करो, कार्गो डॉक के CCTV चेक करो। ये कोई गलती नहीं, ये एक संदेश है। एड्रियन का प्राइवेट लाउंज। शराब की बोतल खाली पड़ी थी। एड्रियन नारंग इतालवी लेदर सोफे पर टिका था, उंगलियों के बीच आधा जल चुका सिगरेट। उसकी नजरें मेहर पर थीं, जो खड़ी थी तय तनाव में, गुस्से से भरी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने सीधी बात कही। एड्रियन ने मुस्कुराते हुए पूछा, Does the brooding billionaire know you're here? ये आर्यन के लिए नहीं है, मेहर ने कड़ा जवाब दिया। ये एस्ट्रा के लिए है। कोई लॉन्च को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जूलियन का आर्ट फैक्ट द फायर व्हील कस्टम से गायब है। मुझे चुपके से काम करना होगा। एड्रियन की आंखों में चमक आई। तो तुम आखिरकार गंदे गेम्स खेलने को तैयार हो? मेहर करीब आई, गुस्से में। मैं एस्ट्रा की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूं। वह मुस्कुराया, खतरनाक और मोहक। तो चलो दिया जलाते हैं डार्लिंग। VIP लाउंज उसी शाम। मेहर की कांस्य रंग की रैप ड्रेस सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान ही सबसे ज्यादा आकर्षक थी। रेहान अली और जॉर्ज ब्लैकस्टोन, 2 आर्ट मूवर्स जो काले बाजार में चोरी और अंदरूनी सौदों के लिए कुख्यात थे, उसके आसपास थे।
वह सोच रही थी, इतनी सारी कला और इतनी कम ईमानदारी। रेहान ने आंख मारी। तुम हैरान हो जाओगी कि लॉन्च से पहले कितनी चीजें गायब हो जाती हैं। कभी कभी खरीदार ज्यादा जोरदार ऑफर करते हैं। एड्रियन उसके बगल में बैठा, बिल्कुल शैतान का पक्षधर। जूलियन का काम $1,000,000 में बिकता है और फायर व्हील तो उसका सबसे महंगा आर्ट वर्क है। ये तो बेशकीमती है, मेहर ने धीरे कहा। शर्म की बात होगी अगर ये बस गायब हो गया। उसने अपनी गर्दन छुआ। ब्रोक कैम चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रहा था। मेहर के सूट, बात की रात। मेहर ने फुटेज देखी। चेहरों, आवाजों, नामों की सूची बनी। वे इसे शारजाह के जरिए फर्जी कलेक्टर आईडी से बाहर ले जाने वाले थे, एड्रियन ने बताया अपने ट्रैकर पर स्क्रॉल करते हुए। पर अब नहीं। मैं लॉजिस्टिक्स हेड और आर्यन की प्राइवेट सुरक्षा को अलर्ट कर दूंगी। हम सुबह जब्त कर लेंगे। मेहर ने टाइप किया। एड्रियन ने पीछे झुका। उसकी आंखें कुछ कहने लगीं। जानती हो, तुम्हें मुझे इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं थी, पर मुझे खुशी है कि तुमने किया। मेहर ने नरमी से कहा, तुम हमेशा वह एक शख्स रहे जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता था। आर्यन का सूट, लॉन्च से एक रात पहले 11 बजे रात। मेहर इन्वेस्टर डिनर से लौट रही थी। तब उसने देखा कि आर्यन की स्वीट का दरवाजा आधा खुला था। वह बिना किसी हिचक के अंदर चली गई। अंदर तान्या थी, लाल रेशमी कपड़ों में। आर्यन की मेज पर बैठी थी, बहुत करीब। उसका हाथ आर्यन को छू रहा था। आर्यन पीछे झुका था, आंखें बंद, हमेशा की तरह शांत। तान्या ने धीरे से कहा, तुम फिर से ज्यादा सोच रहे हो आर्यन। वापस आ जाओ जब चीजें सरल थीं, जब उसने सब कुछ जटिल नहीं किया था। वो आर्यन को किस करने के लिए झुकी, लेकिन आर्यन पीछे हट गया और अचानक उसने मेहर की ओर देखा, ठंडी तेज नजरों से। उसकी आंखें चमकी। लगता है हमारे पास विजिटर है, आर्यन ने मजाकिया लहजे में कहा। तो कब अपनी एंट्री का ऐलान करने वाली थी मिस मालहोत्रा, या बस एक्शन का इंतजार कर रही थी? तान्या ने ताना मारा। ओह, पता नहीं था कि इस सूट का कोई सब्सक्रिप्शन प्लान भी है। मेहर ने पास आकर कहा, मैं एक्स के ड्रामों के लिए इतनी दूर नहीं आई हूं। मैं एस्ट्रा के लिए आई हूं, और शायद देखने के लिए कि तुम्हें कुछ बचा है या नहीं मिस्टर खन्ना। उसकी आवाज टूट रही थी, पर उसकी नजरें नहीं। आर्यन कुछ नहीं बोला। तान्या घूमी और चली गई। पीछे मुड़कर देखा। ज्यादा गलतफहमी मत रखना, आर्यन एक नशा है जो आसानी से नहीं छोड़ा जाता। मेहर ने उसकी नजरों में झांका। मैंने कभी तुम्हारी क्षमता को कम नहीं आंका मिस्टर खन्ना, पर मुझे मानना होगा तुम कभी निराश नहीं करते। आर्यन ने कदम बढ़ाए। ओह थैंक्स मिस मल्होत्रा, आर्यन ने व्यंग्य से कहा। डोंट फ्लैटर योरसेल्फ आर्यन। मेहर ने कलाई पकड़ी और खींचा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं, चलो। आर्यन का जबड़ा सख्ती से भींच गया, जैसे भावनाओं की आग को जब्त कर रहा हो। क्या एड्रियन तुम्हें अब तक बहलाने में नाकाम रहा? वो बोला। हर शब्द में कड़वा व्यंग्य टपकता था। उसकी आवाज ठंडी सधी हुई, लेकिन भीतर एक तूफान था। वो पलटा, अपनी शर्ट की कफ पर उंगलियां फेरते हुए, जैसे सब कुछ से ऊपर हो। मेहर, तुम्हारे इन बचकाने खेलों के लिए मेरे पास समय नहीं है, वो तीखेपन से बोला। लॉन्च अनिश्चित काल के लिए टालना है, उसी की तैयारी कर रहा हूं। फिर बिना उसकी ओर देखे उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। एक अंतिम स्पष्ट संकेत, अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। निगाहें स्क्रीन पर टिक गईं, बेरहम, बेपरवाह और पूरी तरह नियंत्रण में। मेहर ने उसकी कुर्सी घुमाई।
झुककर उसके बेहद करीब आई और धीमे से बोली, शायद तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी नजरें मिली। हवा में बिजली सी कौंध गई। फिर वे कमरे से बाहर निकल गए। द ग्रैंड ऑर्किड, मायामी एक्सपो। मेहर ने आर्यन को कांच से घिरी गैलरी फ्लोर पर ले जाया। तेज चलो मिस्टर खाना, तुम्हें ये देखना है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। जोर से नहीं, बस इतनी कि वह समझ जाए ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। एस्ट्रा इंटरैक्टिव आर्ट पवेलियन तकनीशियनों, क्यूरेटरों और स्टाइलिस्टों से भरा हुआ था जो प्रेस प्रीव्यू की तैयारी कर रहे थे। बीच में खड़ा था द फायर व्हील, करोड़ों का गतिशील लौ का मूर्तिकला जो लगभग टूट चुका था, और मेहर मल्होत्रा ने इसे बचा लिया था। स्लेट जंप सूट में, एक हाथ में हेडसेट, वह पूरे स्थान को अपनी रोशनी से नियंत्रित कर रही थी। आर्यन दरवाजे पर रुका, सांस थमी, न तो कला के कारण बल्कि उसके कारण। वह चुंबकीय, अडिग और खतरनाक लग रही थी। एड्रियन नारंग वहां था, जिसकी सूट उतनी ही धारदार थी जितनी उसकी जुबान। खन्ना, एड्रियन ने सहजता से कहा। बिल्कुल सही समय पर। आर्यन ने मुंह मोड़ा। नारंग। एड्रियन ने द फायर व्हील की ओर इशारा किया जहां मेहर लाइटिंग टीम को निर्देश दे रही थी। उसने इसे बचाया, तोड़फोड़ का पता लगाया, रेहान को बेनकाब किया और इसे जेट पर भेज दिया। जब तक कोई पलक नहीं झपकाता, आर्यन ने कुछ नहीं कहा। एड्रियन की आवाज नरम हुई, आंखों में इज्जत के साथ, जानते हो, मेहर 2 रातों से सोई नहीं है। उसने उस चीज के लिए लड़ाई लड़ी जिसमें वह विश्वास करती है। उसकी नजर में गहराई थी। She did not fight for the art. She was fighting for you all along. आर्यन का गला सूख गया था। एड्रियन ने हल्के से उसके कंधे पर थपकी दी। तुम खुशकिस्मत हो कि हो तुम्हें चाहती है। कुछ देर रुका, फिर बोला, लेकिन अगर तुमने कभी भी उसे अकेला छोड़ा तो ये हमेशा याद रखना, मेरे दरवाजे मेहर के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और फिर वो चला गया। आर्यन वहीं ठिठक गया। उसकी मुट्ठियां जेब में कसकर बंद थीं। रात का वक्त, स्वीट 1000, 907 द ग्रैंड ऑर्चिड, मियामी। कमरे में हल्की सी एम्बर की खुशबू थी और एक अनकही बेचैनी। मेहर खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ सीने पर बांधे। आर्यन चुपचाप 2 ड्रिंक बना रहा था। उसने एक ग्लास मेहर की तरफ बढ़ाया। उसकी आंखें बिना बोले सब कह रही थीं, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मेहर ने धीरे से एक घूंट लिया। हाँ, हो। थोड़ी खामोशी के बाद उसकी आवाज ठंडी और साफ थी। मुझे 2 चीजें चाहिए। आर्यन की भौं तनी। पहली, मेरे पापा का सारा कर्ज चुका दो, बिना किसी सवाल के। आर्यन ने बिना झिझक सिर हिलाया। ठीक है। अब उसकी आवाज धीमी हुई। और दूसरी, मेरी आजादी। आर्यन एक पल के लिए रुक गया। फ्रीडम, उस शब्द ने कमरे में बिजली जैसी चमक पैदा कर दी। आजादी, उसने दोहराया, जैसे उसका मुंह कड़वा हो गया हो। मतलब तलाक? मेहर की नजरें नहीं झुकी। मतलब जो कुछ भी ये है, उसका अंत, कर्ज, राज और छुपे हुए सच। खामोशी फैल गई। आर्यन ने गहरी सांस ली। जबड़ा कस गया। गले की नस उभर आई। मैंने तुम्हारे पापा का कर्ज इसलिए चुकाया क्योंकि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, उसने कहा। लेकिन तुम्हारी दूसरी मांग मेरी जिम्मेदारी नहीं। उनकी चुप्पी में कुछ घुल रहा था। आर्यन बार के पास खड़ा था, कंधे तने, चेहरा सख्त। मेहर दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, शरारत थी, खतरनाक और खूबसूरत। वो कमरे में ऐसे आई जैसे तूफान बुला रही हो। अब भी चुप क्यों हो? उसने हल्की आवाज में पूछा और खुद के लिए ड्रिंक बना ली। आर्यन चुप रहा। क्या हुआ मिस्टर खाना? उसने तंज कसा।
तुम्हारी एक्स तुम्हारी टेबल पर रेड सिल्क में थी, तब कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मेरी आजादी की फरमाइश से तुम्हारा ईगो चुप गया। आर्यन थोड़ा झिझका। सही पकड़ा, मेहर बोली, उसके चारों तरफ घूमती हुई। जब तुम्हारे और उस परफेक्ट पीआर फियांसे की बातें हो रही थीं, तब तुमने मुझे अपनी कहानी का साया भी बनने नहीं दिया। मेहर ने आर्यन की आंखों में देखा। गुस्सा साफ था, लेकिन उससे पहले कि आर्यन कुछ कहता, मेहर बहुत करीब आ चुकी थी। अब क्या हुआ आर्यन? वो फुसफुसाई। अब असर हो रहा है, वो पागलपन, वो खींच। उसने धीरे से आर्यन की ठोड़ी उठाई, जैसे कोई शिकार खेल रही हो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम वो जंग हार चुके हो जिसे लड़ना कभी कबूल नहीं किया। आर्यन हिला तक नहीं। मेहर और करीब आई, उसके गले के पीछे हाथ डालते हुए बालों में उंगलियां फिराईं। और रही मेरी दूसरी मांग। उसके होंठ आर्यन की जबड़े को हल्का छूते हुए बोले, ना चुंबन ना दया, मुझे तलाक नहीं चाहिए। आर्यन की सांस रुक गई। मुझे वो आजादी चाहिए जहां मैं तुम्हें बेझिझक प्यार कर सकूं, जब चाहूं, जहां चाहूं। ना कोई पर्दा, ना कोई इजाजत, बस आग हो। उसके शब्दों ने कमरे की हवा को जला दिया। इससे पहले कि आर्यन कुछ कहता, मेहर ने उसे चूम लिया। बेखौफ, बेपनाह, बेपरवाह। वो किस सवाल नहीं, दावा था। आर्यन भी अब रुका नहीं। उसने उसे बाहों में कस लिया, जैसे अब कुछ भी अधूरा न रहे। पीछे की संगमरमर काउंटर पर मेहर को बिठाकर चुंबन जारी रखा, बिना रुके। उसके हाथ रेशमी कपड़े और नाजुक त्वचा पर फिसले, उस औरत को फिर से महसूस करते हुए, जिसे वो कभी कैद नहीं कर पाया, क्योंकि चाबी हमेशा उसके पास थी। मेहर के होठों से सिसकारी निकली। उसकी उंगलियां, जैसे सारे राज खुल रहे हों। आर्यन के होंठ उसके गले पर निशान छोड़ते गए, हर चुंबन उसकी मुहर की तरह। सांसें उलझी और वक्त थम गया। मायमी की रोशनी पीछे टिमटिमा रही थी और उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। उस रात मेहर ने सिर्फ अपनी आजादी वापस नहीं ली, उसने आर्यन को भी अपना बना लिया। और आर्यन, जो खुद पर हमेशा काबू रखता था, पूरी तरह से उसके हवाले हो गया, क्योंकि इससे पहले कुछ भी इतना डरावना नहीं लगा था, या इतना सही। द एस्ट्रा इनॉग्रेशन, मायामी आर्यन खन्ना की सबसे बहुप्रतीक्षित लग्जरी टेक लॉन्च। एक आइकॉन, एक स्टेटमेंट। प्रेस, इन्वेस्टर्स, सेलिब्रिटीज, डिप्लोमैट्स, हर किसी की निगाह आज आर्यन खन्ना पर थी। चारों ओर फ्लैश लाइट्स, शैंपेन ट्रेज एंड विस्पर्स ऑफ आर्यन खन्ना इज हियर। लेकिन सबकी नजरें एक ही चीज तलाश रही थी, उसके साथ कौन खड़ा है। और फिर रेड कारपेट पर आर्यन खन्ना की एंट्री हुई, डार्क चारकोल टक्सीडो में, इमैक्युलेट, कमांडिंग, लीथल चार्म में डूबा हुआ। लेकिन उसे ज्यादा अटेंशन खींच रही थी वो लड़की जो उसके साथ चल रही थी, मेहर। रेड वाइन सिल्क गाउन में, जैसे कोई रॉयल फ्लेम, हर कदम पर एलिगेंस की परिभाषा। हर कैमरे ने शटर दबा दिया, जैसे वो खुद कोई ब्रेकिंग न्यूज हो। मेहर आर्यन के बराबर चल रही थी, ना पीछे ना आगे, जस्ट वेयर शी बिलोंग्ड। प्रेस मर्मर करने लगी, इज शी द मिस्ट्री वुमन ऑफ आर्यन खाना's life? Wait, is that a wedding band on Aryan's finger? आर्यन और मेहर पोडियम तक पहुंचे। द एस्ट्रा के सामने वो आइकॉनिक रेड वेलवेट रिबन झूल रही थी। खाना बोर्ड मेंबर्स ने अपलॉड किया, गेस्ट्स ने कैमरे तान दिए। आर्यन को सेरेमोनियल सिजर्स थमाई गईं, लेकिन उसने उन्हें मेहर की तरफ बढ़ा दिया। विद मी, मेहर ने फुसफुसाकर पूछा। आर्यन ने उसकी आंखों में झांका, उस इंटेंस पॉजिटिव गेज से जो सिर्फ वो जानता था। ऑलवेज। वो धीमे से मुस्कुराया। दोनों ने साथ में उस लाल रिबन को काटा। स्नैप। द एस्ट्रा वॉज नाउ ऑफिशियली लॉन्च्ड। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, कैमरे चमकने लगे।
रिपोर्टर्स चीखने लगे, मिस्टर खन्ना, वन पिक्चर प्लीज। मिस्टर खन्ना, आर यू टू? आर्यन ने मेहर का हाथ थामा, उसकी उंगलियां अपने में लपेटी और बहुत कैजुअली बट कैलकुलेटेड प्रिसिजन के साथ अपनी रिंग फिंगर को स्लाइटली उठा दिया जहां मेहर और उसकी मैचिंग प्लैटिनम वेडिंग बैंड्स मीडिया की आंखों में चुपचाप चमक उठी। कोई बयान नहीं दिया, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस आर्यन की हल्की सी मुस्कान, फिगर आउट, और वो मेहर के साथ आगे बढ़ गया, जैसे दुनिया को हमेशा के लिए उसके पीछे छोड़ दिया हो। रिपोर्टर्स स्टंट रह गए। मैरिड? कब? कैसे? सोशल मीडिया पर एक ही हैशटैग ट्रेंड करने लगा, इचॉल आर्यन एंड मेहर, द खन्ना रिवील, रेड रिबन ड्रॉप, और मेहर ने उसके कान में धीरे से कहा, सटल मच, और फिर आर्यन ने उसे चूम लिया। वेल, जस्ट इनफ टू लेट द वर्ल्ड नो दैट यू आर माइन। अंतिम अध्याय, प्राइवेट जेट मुंबई की ओर, 23,000 फीट ऊपर, एक अंत और एक नई शुरुआत के बीच। एस्ट्रा लॉन्च एक सपना था, मीडिया की चमक, इन्वेस्टर्स की तालियां और आलोचकों के होठों पर सिर्फ एक शब्द, जीनियस। और आर्यन खड़ा था मेहर के साथ, उसका हाथ थामे, एक बॉस नहीं, एक हमसफर बनकर। अब इस प्राइवेट जेट की शांति में समंदर के ऊपर उड़ते हुए शोर ठहर गया था। एक सुकून था, एक सच्चाई, और दुनिया उनके पीछे रह गई। अब बस वे थे और उनका आसमान।